हेलो फ्रेंड। तो इस पार्ट में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे प्रोसीड करने वाले हैं और देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स पे बात किया था। अब हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, तो देखिए हमारे पास क्या है। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला का एक पार्ट है सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं जो तीनों वर्टेक्स से पास करता है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाकर ज्वाइन करता है, उसको मीडियन कहते हैं। ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मिलने वाले पॉइंट को, मिलने वाले ज्वाइन होने वाले लाइन सेगमेंट को हम मीडियन बोलते हैं। तो ट्रायंगल में जो मीडियंस होते हैं उस तरह से 3 मीडियन होंगे, तीनों वर्टेक्स से पास करने वाले। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉयड, यानी कि मीडियन जिस पॉइंट से होकर गुजरता है तीनों, उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉयड कहते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। देखिए, द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। The centroid divides the median in the ratio 2:1, vertex into base। कहा जा रहा है ना कि ये जो सेंट्रॉयड G है, पॉइंट ऑफ मीडियन के इंटरसेक्शन से हमको सेंट्रॉयड मिल गया। और कहा जा रहा है कि जो सेंट्रॉयड है ना, इस मीडियन को या इस मीडियन को या इस मीडियन को, तो कोई एक मीडियन पे हम लेते हैं, उसी तरह से तीनों पे बात हो सकती है। AD को लेते हैं। ये जो सेंट्रॉयड है ना, वो इसको 2:1 में डिवाइड करती है, 2:1 रेशियो में बांटती है। ऊपर वाला पोर्शन 2 होता है और नीचे वाला पोर्शन 1 यूनिट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मान लिया कि ABC का वर्टेक्स दिया हुआ है। ABC का वर्टेक्स क्या दिया हुआ है? x1 y1, और B का वर्टेक्स कितना है? x2 y2, और C का वर्टेक्स कितना दिया हुआ है? x3 y3। और कहा जाए कि सेंट्रॉयड फाइंड आउट कीजिए। If G be the centroid and 1 median AG, और एक मीडियन हम AD को लिए और वर्टेक्स दिया हुआ है और बोला जाए कि सेंट्रॉयड फाइंड कीजिए, तो जब वर्टेक्स दिया हुआ हो और सेंट्रॉयड फाइंड आउट करना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड G आर x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यानी कि क्या करते हैं, हम सभी एप्सिजा को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, सभी ऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमें ऑर्डिनेट मिल जाता है। तो इस ये फॉर्मूला हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ क्या है, हम याद तो कर लेंगे, लेकिन कैसे हम मान लें कि यही होगा, तो इसके लिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। तब तक आप इसे लिख लीजिए। तो हम प्रूफ की तरफ देखते हैं कि हमारा प्रूफ क्या है। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ G फाइंड आउट करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ G फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसा देखिए, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ये हमारे पास गिवन है और D पता है हमें कि D मिड पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये जो है हमारा B है और ये हमारा C है, और बीच में ये D है। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। हमें कोऑर्डिनेट किसका निकालना है? G का। सेक्शन फार्मूला तो पढ़े हैं, A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा, तो G का कोऑर्डिनेट नहीं पता हो जाएगा, क्योंकि रेशियो भी 2:1 है। अब देखिए, D जो है सो मिड पॉइंट है, इसका मतलब 1:1 रेशियो में बांट रहा है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? D के अनुसार, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये किसका हो गया? D का कोऑर्डिनेट हो गया। बट हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? G का कोऑर्डिनेट निकालना है। अगेन देखिए, अगेन हमें तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये हमारा A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये हमारा नीचे कौन है? D है।
जो x2 प्लस x3 अपॉन 2 है और y2 प्लस y3 अपॉन 2 है और बीच में एक महाशय g है जो 2:1 रेशियो में से डिवाइड करता है। तो अब बात बताइए, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 यानी कि mx2 पूरा मल्टीप्लाई कीजिए x2 प्लस x3 अपॉन 2 mx2 प्लस nx1 या mx, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास x1 अपॉन 2 + 1 3। इसी तरह से क्या हो जाएगा 2y2 + y3 अपॉन 2 + y1 अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो गया 2 कैंसिल 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा जी का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये हमारा प्रूफ हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले डी का कोऑर्डिनेट निकालें, वो कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी का कोऑर्डिनेट निकल गया, सेक्शन फॉर्मूला में जो मिड पॉइंट हमने पढ़ा था, तो उससे डी का कोऑर्डिनेट कितना आया हमारा, ये आया। अब देखिए, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो जी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जी का कोऑर्डिनेट के लिए ए पता है, डी पता है और 2:1 रेशियो पता है। तो जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, mx2 + nx1 बटा में m + n, mx2 + nx1 और n की जगह पे तो 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, अपॉन 3, ये सेक्शन फॉर्मूला यूज किए और ये हमारा जी का कोऑर्डिनेट निकल गया, हेंस प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से निकलता है। जैसे इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज किए ना हम लोग, इसीलिए कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड इज अ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। तो ये हमारा प्रूफ था, लिख लीजिए। अब हम इसे मिटाने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम बात करने जा रहे हैं, देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उससे रिलेटेड, ठीक है ना। नोट फर्स्ट, कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है और उस ट्रायंगल के साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है। साइड AB का मिड पॉइंट D है जिसका कोऑर्डिनेट A1 B1, BC का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है। यानी कि किसी ट्रायंगल में साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ हो, का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो इस केस में सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस कोऑर्डिनेट में सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट का वही फॉर्मूला होगा जो हमने वर्टेक्स के दिए रहने पे अप्लाई किया था। जैसे यहाँ पे ABC दिया हुआ है, तो आप ऐसा सोचे कि ये ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल इसी को ज्वाइन कर दें, ऐसा सोचे कि यही ट्रायंगल है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉयड और इस छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉयड दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तब देखिए, देन सेंट्रॉयड इज गिवन बाय A1 A2 A3 अपॉन 3, B1 B2 B3 अपॉन 3। तो हम इस तरह से सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे इस केस में, ठीक है। आगे देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, मिड पॉइंट के मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, तो ये जो ट्रायंगल होगा इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। ये कैसे पता चलेगा, तो हम क्लास 9th 10th में ज्योमेट्री पढ़े हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल और मिड पॉइंट के बनाने वाले पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल का एक थ्योरम है, हमने ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट एक थ्योरम पढ़े थे, क्या वो देखिए, दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यहाँ पे
ये डी ई और एफ है, कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। तो क्या होता है, साइड्स जो है ना वो प्रोपोर्शनल होता है। जैसे देखिए रेशियो में होता है बीसी का होल स्क्वायर अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर, बीसी का होल स्क्वायर और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है इस ट्रायंगल में, ईएफ है ना ये, तो बीसी का होल स्क्वायर अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ईएफ डिस्टेंस फॉर्मूला से इतना आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला ईएफ एक लेंथ ही है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, a2 माइनस a3 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर स्क्वायर किए रूट खत्म, तो केवल इतना बचा डिस्टेंस। अब देखिए और ये जो लेंथ होता है ये इसका हाफ होता है, ये भी हमने प्रूफ कर चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में कि ये लेंथ इसका हाफ होता है, यानी कि ये जो है सो इसका दुगना होगा। तो इसी में 2 से गुना कर दिए और स्क्वायर किया तो 4 इंटू इतना आ गया। अब देखिए ये और ये कैंसिल क्योंकि दोनों सेम है, तो कितना आया वैल्यू 4 आया। इससे क्या पता चला, अब देखिए एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ इज इक्वल टू 4, अर्थात एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ डीईएफ। तो क्या पता चला कि डीईएफ का जो एरिया होगा उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये पूरा ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा। यानी कि इस तरह से कितने ट्रायंगल बनते हैं, 4, अर्थात एक जो ट्रायंगल रहा होगा वो पूरे ट्रायंगल का 1/4 रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट था नोट। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, तो लिख लीजिए इसे। चलिए तो देखिए हमारे पास ये जो सवाल है, कहा जा रहा है कि 2 vertices of a triangle are -1 and 4 and 5 and 2. If its centroid is 0 -3 then find the third vertex। कहा जा रहा है कि ट्रायंगल्स में 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं, उनके सेंट्रॉइड दिए हुए हैं और हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। लेट हम मान लेते हैं लेट third vertex is xy। हमारे पास थर्ड वर्टेक्स कितने आ गए, xy हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स दिया हुआ है xy, एक वर्टेक्स कितना है -1 और 4 और एक वर्टेक्स कितना है 5 और 2, और इसका जो सेंट्रॉइड है वो दिया हुआ है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0 और -3, 0 और -3। तो हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, जब वर्टेक्स का 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है वो यूज करते हैं, यूज सेंट्रॉइड फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। लेकिन कैसे ख्याल आएगा कि सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आप देखिए सेंट्रॉइड और 3 वर्टेक्स के बीच में रिलेशन, जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो सेंट्रॉइड और ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेंट्रॉइड दिया हुआ है और 3 वर्टेक्स है, तो हम सेंट्रॉइड का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो x1 x2 x3 का सम डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन मिल गया और एक अननोन मिल गया, तो आसानी से वो अननोन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 0 और -3 किसके बराबर हो जाएगा, x1 x2 x3, x1 x2 और x3 अपॉन 3, यही ना सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, और y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा x + 4 अपॉन 3 और y + 6 अपॉन 3। अब देखिए दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो क्या पता चलेगा हमको कि x + 4 अपॉन 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है।
इसका क्या अर्थ हुआ कि x का वैल्यू अब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, यानी कि x का वैल्यू -4 आ गया, हमारा एक कोऑर्डिनेट निकल गया। और -3 किसके इक्वल होगा? -3 इक्वल होगा y + 6/3 का। देख लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं ना इसका इससे, और 0 -3 यही तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट, यही तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे ना तो ये आएगा। अब यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो y + 6 = -9। इसका अर्थ हुआ कि y = -15। तो हमारा थर्ड वर्टेक्स क्या फाइंड आउट हो गया दोस्त? -4 and -15। ठीक है ना? तो ये हमारे ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, तब तक इसे आप देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कहता है। सेकंड एग्जांपल, द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना एंड इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना। अगर ट्रायंगल के वर्टेक्स पता है, सेंट्रॉइड पता है, तो इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, इसमें हमें किसकी किसकी जरूरत है? एच के। ठीक है, एच के अगर पता चल गया और एच के को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी पूरी निकल जाएगी। अब एच के कहाँ से निकलेगा? तो एच के लिए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो जस्ट पिछला फॉर्मूला की तरह सेंट्रॉइड निकाल लेंगे इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से और इसके साथ इक्वेट कर देंगे। इसके साथ इक्वेट करेंगे तो एच और के की वैल्यू निकल गई, और जैसे ही एच के की वैल्यू निकल गई उसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस हमें दिया हुआ है वर्टेक्स ट्रायंगल का ये और ये सेंट्रॉइड, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3 y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए तो सेंट्रॉइड दिया हुआ है 5 और 1, 5 - 1, एक तरफ ये दिया हुआ है और एक तरफ 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 + h + -4/3 और 2 + -3 + k/3। अब यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयर करेंगे। 5 - 1 -4 h - 3/3, यहाँ से कितना आएगा कि -1/3। अब हम जैसे ही कंपेयर करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन मिला, h - 3/3 = 5, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन k - 1/3 = -1, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन है h - 3/3 = 5, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास वो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 5 3 = 15, h की वैल्यू कितनी आ गई 18, h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 3 18। अब देखिए एंड अगला क्या है k - 1/3 = -1, मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा हमारे पास k - 1 -3, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गया -3 + 1 = -2। बट ये तो h और k की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें फाइंड आउट तो इसको करना है, तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए देखिए अगेन पुनः हम क्या करते हैं, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
हमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है h प्लस के का होल स्क्वायर और प्लस h प्लस 3k का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें। h कितना है 18, k का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस h कितना है 18 माइनस 3 की जा 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 में से 2 चला गया 16 का होल स्क्वायर और प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 12 का होल स्क्वायर। 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। इसको और कैसे हम सिंप्लीफाई करें वो देख लीजिए। हम 12 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या मिल गया हमारे पास 12 आएगा इसमें, ऐसा देख लीजिए। फोर गुने 4 का होल स्क्वायर इंटू 4 गुने 3 का होल स्क्वायर प्लस, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कितना 4 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना। फोर का होल स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि क्या बच गया हमारे पास 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 और ये 25 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आया 4 इंटू 5 यानी कि 20 हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 20, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लें और बढ़िया से समझ लें, सुनना प्रॉब्लम्स था। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसके मिड पॉइंट BEF साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स के मिड पॉइंट है, वो दिया हुआ है। B का कोऑर्डिनेट -2 3, E का कोऑर्डिनेट 4 -3 और F का कोऑर्डिनेट 4 and 5। साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं AG का होल स्क्वायर प्लस BG का होल स्क्वायर प्लस CG का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये G क्या है, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अगर सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है तब तो बड़ा आसान है, मिड पॉइंट दिया हुआ है बस फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन हमें तो A और G का डिस्टेंस का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, यानी कि A, B और C का वर्टेक्स भी फाइंड आउट करना है। तो साधारणतः हम ऐसा कर सकते हैं, सॉल्यूशंस में अगर चलेंगे तो सेंट्रोइड तो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, तो ऐड कर दीजिए -2 + 4 + 4 अपॉन 3 और 3 + 5 - 3 अपॉन 3, यानी कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, ये यानी कि 6/3 यानी कि 5/3, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास 2/5/3। ये हमारे पास सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है ना, मिड पॉइंट अगर दिया रहे तो फिर भी वही सेंट्रोइड होगा जो वर्टेक्स से निकलता है। पहले भी हमने बात की थी इस पे। अब देखिए ये तो सेंट्रोइड निकल गया, हमें वर्टेक्स भी तो फाइंड आउट करने हैं, तब तो डिस्टेंस निकालेंगे तीनों वर्टेक्स से। और भी तरीके हैं बनाने के, ये तो एक फर्स्ट वे है। और देखिए तो हम ऐसा फाइंड आउट करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि लेट ए का वर्टेक्स जो है सो अल्फा बीटा है, ए का वर्टेक्स कितना है अल्फा बीटा। देन
जब ए का वर्टेक्स अल्फा बीटा है तो बी का वर्टेक्स कितना होगा पता है, सेक्शन फॉर्मूला में बता देगी, इसको दुगुना करके इसमें से घटा दीजिए। कहने का अर्थ है कि ये मिड पॉइंट है ए x1 y1 और ये b है x2 y2 और ये है अल्फा बीटा। तो x2 इक्वल टू होता है 2 अल्फा माइनस x1 और y2 इक्वल होता है 2 बीटा माइनस y1। ठीक है ना, ये हम सुनने सेक्शन फार्मूला में बात कर चुके हैं इस फार्मूले पे। तो देखिए, तो अगर a हमारा है अल्फा बीटा, a है अल्फा बीटा, तो b कितना होगा, तो b का कोऑर्डिनेट होगा इसका दुगना माइनस कितना, यानी कि 8 माइनस अल्फा, और इसको दुगना करेंगे तो 10 माइनस बीटा। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा, b का। एंड c का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी देख लीजिए। c का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। a का मिड पॉइंट कितना है 4 और a का कोऑर्डिनेट कितना है अल्फा बीटा माने हैं, तो c का कोऑर्डिनेट कितना होगा 8 माइनस अल्फा। देख लीजिए 4 2 जा 8 माइनस अल्फा, और नेक्स्ट क्या होगा -6 माइनस बीटा। ये c का कोऑर्डिनेट निकल गया। a b c का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम सेंट्रॉइड निकाल लें क्या, बहुत आसानी से सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, और सेंट्रॉइड निकाल करके इसके इक्वल कर देंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेगा अल्फा और बीटा में, यानी कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसे सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे। चलिए देखिए, तो सेंट्रॉइड क्या है हमारे पास, अगर वर्टेक्स दिया हुआ हो तो सेंट्रॉइड 2 5/3 किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस 8 माइनस अल्फा प्लस 8 माइनस अल्फा अपॉन 3, और किसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा बीटा प्लस 10 माइनस बीटा, और अगला -6 माइनस बीटा। ये तीनों को ऐड कर दिए हैं, समझिए कि अपॉन 3। अब देखिए, जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक अल्फा से एक अल्फा खत्म, यानी कि कंपेयर करने पे मिलेगा 8 8 16 माइनस अल्फा अपॉन 3 इक्वल टू 2, यानी कि एक इक्वेशन मिल गया 16 माइनस अल्फा इक्वल टू 6। यहाँ से अल्फा मिल गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बना, सिंपल बना इक्वेशन। अल्फा इक्वल टू 10, अल्फा का वैल्यू हमारे पास 10 मिल गया। और देख लीजिए, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो 3 से 3 तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, 5/3, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 माइनस बीटा अपॉन 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कि बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आ जाएगा -1। बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1। अल्फा 10 आया, बीटा -1 आया, तो हम यहाँ से क्या वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो बताइए, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी कि 10 और -1। बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, बी कितना है हमारे पास 8 माइनस अल्फा, यानी कि 8 माइनस 10 -2 आ गया, और 10 माइनस बीटा 1, तो 10 बीटा का वैल्यू -1, यानी कि कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और सी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 8 माइनस, यानी कि -2, सेम उतना ही आएगा, और -6 माइनस +1, और ये -5, +1 -6 -5, ए बी सी का कोऑर्डिनेट ये आ गया। कोई दिक्कत, अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें ए जी बी ई और सी जी, जहाँ पे जी भी पता है हमें, ये है जी का कोऑर्डिनेट।
तो अब हमें कुछ नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, तो पहले आप इतना लिख लें, उसके बाद हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पाना, सबसे पहले हम AG निकाल लेते हैं, BG निकाल लेते हैं, उसके बाद जो इक्वेशन है इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो AG कितना आएगा हमारा, ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट के बदले में सीधे क्या होगा, AG इक्वल टू अंडर रूट A और G को ज्वाइन कराएंगे ना, ये A और G आ जाएगा, ये हमारे पास A है और ये हमारा G है। A और G का डिस्टेंस यूज करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो लिख दीजिए 10 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस -1 - 5/3 का होल स्क्वायर। अब इसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो 8 का होल स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लिए, काम खत्म हो गया, हमारे पास कितना आएगा 5 3 8/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 + 64/3। ठीक है ना, यहाँ से 64, ये हमारी इतना यूनिट आ गया वैल्यू, ये इतना यूनिट वैल्यू आ गया AG के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए अब हम BG फाइंड आउट करने हैं। चलिए तो BG का होल स्क्वायर देखते हैं। BG का होल स्क्वायर देखेंगे तो B और G के साथ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 + 2 का होल स्क्वायर, इसको 2 में से 2 को घटाए तो 2 + 2 का होल स्क्वायर आया, 5 - 2 में से 11 को घटाएंगे, 5 - 3/11 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर और प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11 में से 11 33 में से 5 बढ़ गया, 3 2 खत्म उधर, 28/3 का होल स्क्वायर, इतना आ गया इसकी वैल्यू। ठीक इसी तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे CG का होल स्क्वायर। अब CG का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी CG का होल स्क्वायर में वो आएगा 16 + 400/9। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना है, तीनों को ऐड करके फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों को ऐड कर देना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे ही हम तीनों को ऐड करके इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32/3। ये हमारा आंसर आएगा 32/3। ठीक है दोस्त, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत शानदार प्रॉब्लम है, देख लीजिए ठीक से। तो अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 या नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चल रहे हैं। तो 4th नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1a 2b एंड c² - 3। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रूव दैट इट्स सेंट्रॉइड कैन नॉट लाई ऑन द y एक्सिस। हमें प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल के जो सेंट्रॉइड होंगे वो y एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं। और दूसरा फाइंड द कंडीशन दैट द सेंट्रॉइड मे लाई ऑन x एक्सिस, और कह रहा है कि क्या कंडीशन होगा जब सेंट्रॉइड x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं हम। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इतना इतना इतना, तो सेंट्रॉइड y एक्सिस पे लाई करेगा और x एक्सिस पे उसकी बात हो रहा है, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा दोस्त इस केस में, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे 1 + 2 + c का होल स्क्वायर अपॉन
3 और क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस नेगेटिव ऑफ 3 अपॉन 3, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट इट्स सेंट्रॉइड कैन नॉट लाई ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। G will lie on y axis। हमने क्या किया, G will lie on y axis, हमने मान लिया कि G y एक्सिस पे लाई करता है। तो एक बात बताइए, कोई पॉइंट जब y एक्सिस पे लाई करता है, कोई पॉइंट जब y एक्सिस पे लाई करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है पता है, 0 और y, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, G will lie on y एक्सिस। जब G y एक्सिस पे लाई करेगा, कौन, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जब y एक्सिस पे लाई करेगा उस केस में सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो हम x कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं, G will lie on y एक्सिस, सो 1 + 2 + c स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, अर्थात 3 + c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका अर्थ हुआ कि c स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3, यानी कि जब सेंट्रॉइड y एक्सिस पे लाई करेगा तो c स्क्वायर का वैल्यू -3 आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि जब सेंट्रॉइड y एक्सिस पे लाई करेगा, जब सेंट्रॉइड y एक्सिस पे लाई करेगा तो जो c का वैल्यू है ना, c स्क्वायर का जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर निगेटिव आ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल घटना है। सो हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड जो है सो y एक्सिस पे लाई नहीं करता है। सो क्लियरली G cannot lie on y एक्सिस। यही तो हमें प्रूफ करना था, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, सेकंड में क्या कह रहा है कि क्या कंडीशन होगा जब सेंट्रॉइड x एक्सिस पे लाई करेगा, यानी कि जो ए बी सी है ना उसके बीच में रिलेशन। देखिए, when G lie on x एक्सिस, जब सेंट्रॉइड x एक्सिस पे लाई करेगा, जब सेंट्रॉइड x एक्सिस पे लाई करेगा तो बताइए, तो x एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है ना। x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और 0, यानी कि y का वैल्यू और 0 हो जाता है। इस केस में अगर सेंट्रॉइड x एक्सिस पे लाई करता है देन तो क्या होगा, a + b - 3 अपॉन 3 इक्वल टू 0, यानी कि a + b इक्वल टू 3। यही कंडीशन निकला। a + b का वैल्यू 3 तो आ ही सकता है, यानी कि जब सेंट्रॉइड x एक्सिस पे लाई करेगा तो हमारे पास क्या होगा, a + b का सम 3 होगा। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। कोई दिक्कत? तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड पे जो कॉन्सेप्ट थे वो आज खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। ठीक है दोस्त, ओके, बाय बाय।